आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर में मैं डॉक्टर फखरुद्दीन, इस्लामिया डिग्री कॉलेज जनपद सहारनपुर से आज आपके सामने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत लेकर के आया हूं और मैंने प्रयास किया है कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के माध्यम से मैं इस सिद्धांत को आपको समझाने का प्रयास कर सकूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा यह प्रयास आपको जरूर पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं कि जीन पियाजे का सिद्धांत किस लिए हमारे यूपी टेट और सी टेट की परीक्षाओं के लिए इतना सारगर्भित और महत्वपूर्ण क्यों सिद्ध होता है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त सन 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। यहाँ पर अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि जीन पियाजे किस देश के निवासी थे, तो आपको जानना जरूरी है कि जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इसके अलावा जहां पर हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करते हैं तो वहां पर ये दो चीजें आपके सामने जरूर आती हैं। तो देखिएगा कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की मुख्य विशेषताएं संगठन तथा अनुकूलन है, अर्थात उनके अनुसार सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज मानी गई वह है संगठन और दूसरा है अनुकूलन। और आप सभी जानते हैं कि अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ज्यादा अनुकूलित करने का प्रयास करता है और जो व्यक्ति या प्राणी अपने आप को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित नहीं कर पाता वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तो यहां पर इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि अनुकूलन, जिसको इंग्लिश में एडेप्टेशन कहते हैं, एक जीव विज्ञान से संबंधित शब्द है। तो यहाँ पर इस शब्द को जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर उन्होंने दो शब्द दिए, वह है एक संगठन और दूसरा अनुकूलन। यहाँ पे देखिएगा कि संगठन से तात्पर्य यानी कि जीन पियाजे का संगठन से जो तात्पर्य था वह था कि प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक सूचनाओं का सार्थक पैटर्न, यानी कि एक ऐसा पैटर्न जो परसेप्चुअल हो और दूसरा इंटेलेक्चुअल सूचनाओं पर आधारित हो, जिन्हें बौद्धिक संरचनाएं कहा जाता है, में व्यवस्थित करने से है। दूसरी तरफ समझ लीजिए कि संगठन से तात्पर्य प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक सूचनाओं का सार्थक पैटर्न, जिन्हें बौद्धिक संरचनाएं कहा जाता है, में व्यवस्थित करने से है। आगे देखिएगा कि जीन पियाजे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। ये बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा कि जीन पियाजे ऐसे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बालक या व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रोसेसिंग प्राणी स्वीकार किया है। दूसरा समझ लीजिएगा इसको कि जीन पियाजे प्रथम ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बालक को एक्टिव और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्राणी के रूप में स्वीकार किया। इसके अलावा अनुकूलन के बारे में वह बताते हैं कि अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। यहाँ पर दोनों चीज दी है, एक तो बालक का पूर्व ज्ञान जो उसने पहले सीखा हुआ है और दूसरा नवीन अनुभव जो कि वह ग्रहण करने वाला है। तो इन दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करने की बात अनुकूलन के माध्यम से कही गई है। और यहाँ पर अनुकूलन में दो प्रक्रियाएं जीन पियाजे के द्वारा बताई गई हैं। तो इनको देखिएगा कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत को समझाने के लिए कुछ संप्रत्ययों या कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं जो कि इस सिद्धांत को समझने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि आत्मसात्करण, पहला शब्द उन्होंने कहा कि आत्मसात्करण, जिससे तात्पर्य है कि नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना। यानी कि जब बालक नवीन अनुभवों को ग्रहण करता है, नवीन परिस्थितियों में जाता है, नवीन स्थान पर जाता है या नवीन पुस्तकों को पढ़ता है, तो वह पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं के आधार पर उसको व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। और जब वह व्यवस्थित कर लेता है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है आत्मसात्करण। इसके अलावा दूसरी चीज यहाँ पे या दूसरा जो कंसेप्ट जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है उसको भी यहाँ पे समझें, वह है समायोजन, जिससे तात्पर्य है कि नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने, विस्तार करने तथा परिवर्तन करने से है।
यहाँ पे इस चीज को समझिएगा कि आत्मसातकरण की प्रक्रिया में बौद्धिक संरचनाओं में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। बालक नवीन अनुभव को ग्रहण करते हुए अपने पूर्व अनुभवों से लाभ उठाते हुए बौद्धिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं करता, केवल उसको समाहित कर लेता है। दूसरी तरफ जब वह समायोजन की प्रक्रिया में आता है और जब उसके सामने नवीन परिस्थितियां आती हैं, नवीन अनुभव आते हैं या नवीन क्रियाएं आती हैं, तो वह तुरंत उसको आत्मसात नहीं कर पाता, बल्कि उनमें कुछ परिवर्तन ला करके, सुधार करके या उसमें विस्तार करके अपनी बौद्धिक संरचनाओं में उनको समाहित करता है। इसी चीज को यहां पर समझाने का प्रयास किया गया है कि नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार लाने या उनमें विस्तार करने या उनमें परिवर्तन लाने की जो प्रक्रिया है उसको समायोजन कहा गया है। इसके अलावा जीन पियाजे ने कुछ अन्य संप्रत्ययों का भी प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से इस सिद्धांत को समझना सरल हो जाता है। आगे देखिएगा कि वो बिंदु क्या है। पहला है साम्य धारण, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से बालक आत्मसातकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन, एवं समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट, इन दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जहां पर जो पूर्व जो सूचनाएं बालक के ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आती हैं, जब उनको ग्रहण करता है या नवीन अनुभवों को बालक जब ग्रहण करता है, तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिनको बालक कठिनाई के अपनी मानसिक संरचनाओं का भाग बना देता है। दूसरी तरफ जब वह बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने बौद्धिक संरचनाओं में परिवर्तन लाने में कुछ कठिनाई का अनुभव करता है, जटिलता का अनुभव करता है और वह कुछ समस्या अपने व्यक्तित्व में महसूस करता है या अपनी बौद्धिक संरचनाओं में महसूस करता है, तो वहां पर वह समायोजन की प्रक्रिया में समाहित होता है। तो यहां पर यह समझने का प्रयास कीजिएगा कि इन दोनों के मध्य की जो कंसेप्ट यहाँ पे जीन पियाजे के द्वारा बताया गया है उसको साम्य धारण कहा गया है। इसके अलावा एक शब्द और यहाँ पे एक कंसेप्ट और यहाँ प्रयोग करते हैं जीन पियाजे। उनके अनुसार संरक्षण से तात्पर्य है कि वातावरण में उपस्थित वस्तुओं के आकार, वातावरण में होने वाले परिवर्तन तथा स्थिरता को पहचानना तथा समझना तथा रूप में परिवर्तन होने पर उसके परिवर्तित आकार, रूप व रंग को पहचानने एवं समझने की क्षमता एवं योग्यता। यहाँ पे इसको इस प्रकार समझने का प्रयास कीजिएगा कि एनवायरनमेंट में बहुत सारे स्टिमुलस हमारे सामने उपस्थित होते हैं और हम उनको अलग अलग आकार, रंग और रूप में देखते हैं और उसी के आधार पर हम उसको पहचानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं या समझते हैं। इसके अलावा जब उसके रूप में परिवर्तन आ जाता है, किसी कारण से उनके रूप में, उनके आकार में या उनके रंग में परिवर्तन आ जाता है, तो क्या बालक उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेता है या उसकी बौद्धिक संरचनाएं जो हैं वो उसको उसी रूप में स्वीकार कर पाती हैं या नहीं कर पाती, उसी को यहाँ पर संरक्षण का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर इसको दोबारा देख लीजिएगा कि इसमें बताया गया है कि वातावरण में होने वाले परिवर्तन तथा स्थिरता को पहचानना तथा समझना, और जब उनका रूप बदल जाए, उनका आकार बदल जाए, उनका रंग बदल जाए, तो उस बदलते हुए या परिवर्तित जो वस्तु है या घटना है या प्रक्रिया है उसको भी समझना, उसको पहचानना या उसको पहचानने की योग्यता अपने अंदर विकसित करना, उस कंसेप्ट को यहाँ पर संरक्षण का नाम दिया गया है। इसके अलावा जीन पियाजे यहाँ पर एक और कंसेप्ट प्रस्तुत करते हैं जिसको नाम दिया गया है संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। तो इसका तात्पर्य है कि मानसिक संगठन तथा मानसिक क्षमताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहा गया है। इस संबंध में रिले, लेविस तथा टेनर कहते हैं कि किसी बालक के मानसिक संगठन या क्षमताओं को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। अगला कंसेप्ट उन्होंने कहा कि मानसिक संक्रिया, जिसको यहां पर कहा गया कि जीन पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की सक्रियता को ही मानसिक संक्रिया कहा गया है, यानी कि मेंटल ऑपरेशन। जब भी बालक के सामने कोई समस्या आती है तो बालक की जो बौद्धिक संरचनाएं हैं उनमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, अर्थात वो सक्रिय हो जाती हैं, तो उस सक्रियता को यहाँ पे मानसिक सक्रियता का नाम दिया गया है। इसका अर्थ है कि जब बालक के समक्ष कोई समस्या आती है
तो उसकी मानसिक संरचना में उद्दोलन प्रारंभ हो जाता है। अगला कंसेप्ट देखें, स्कीम्स, जिसको यहाँ पे जीन पियाजे ने कहा कि जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों का वह संगठित पैटर्न जिसकी सरलता से पुनरावृत्ति की जा सकती है वो स्कीम्स कहलाता है। यानी कि ऐसी क्रियाएं जिनको हम लगातार दोहराते रहते हैं, उनका अभ्यास करते रहते हैं, उनकी पुनरावृत्ति करते रहते हैं, उसको यहाँ पे नाम दिया गया है स्कीम्स, जिसका संबंध मानसिक संक्रिया से होता है। अर्थात जिस क्रिया को हम समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, उसका अभ्यास कर लेते हैं, तो उसको दोहराने में या उसका पुनरावृत्ति करने में हमें कोई समस्या नहीं होती है या बालक को कोई समस्या नहीं होती। तो इसी को यहाँ पे स्कीम्स कहा गया है और जिसका संबंध मानसिक संक्रिया से होता है। दूसरा शब्द यहाँ पे यूज किया गया है, दूसरा कंसेप्ट यूज किया गया है स्कीमा, वह मानसिक संरचना जिसका सरलता से सामान्यीकरण किया जा सकता है उसको स्कीमा कहा गया है। इसके अलावा एक और कंसेप्ट जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए प्रस्तुत किया, जिसको नाम दिया गया विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं तो किसी वस्तु, क्रिया या घटना के बारे में वस्तुनिष्ठ ढंग से चिंतन करना विकेंद्रीकरण कहलाता है। यानी कि समस्या का समाधान करने के लिए जो उसके समाधान के विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं उन सबको अपने मस्तिष्क में लाना और अलग अलग आधारों पर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना, इसको यहाँ पे विकेंद्रीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में विभाजित किया जो इस प्रकार हैं। यहाँ पे देखिएगा कि जो मुख्यतः जो आधार है इस सिद्धांत का वह है कि उन्होंने बालकों की अवस्थाओं के आधार पर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अलग अलग यानी कि 4 भागों में विभाजित किया और उन्होंने ये जो सिद्धांत स्थापित किया वो अपने ही 2 या 3 बच्चों के आधार पर स्थापित किया और उनका क्षण प्रतिक्षण एनालिसिस किया, उनको देखा कि बालक किस अवस्था में कौन सी क्रिया कर रहा है या किस मानसिक प्रक्रिया का सामना कर रहा है और उसका रेस्पॉन्स क्या है या उसकी अनुक्रिया क्या है, उन सब का उन्होंने विश्लेषण किया, उसको लिखा, उसका विश्लेषण किया और उसी के आधार पर जीन पियाजे ने अपने इस सिद्धांत को स्थापित किया। तो इसमें पहला जो उन्होंने सिद्धांत का पहला भाग जो बताया या पहली अवस्था जो बताई संज्ञानात्मक विकास की वह है संवेदनात्मक गामक अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी उन्होंने बताई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको उन्होंने कहा प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी अवस्था उन्होंने बताई मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथी अवस्था उन्होंने बताई औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे मैं आपके सामने अलग अलग इनको तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। देखिएगा संवेदनात्मक गामक अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा गया है, कि जीन पियाजे के अनुसार यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। यहाँ पर आप सभी को इस बात को ध्यान रखना है कि एग्जाम में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि संवेदनात्मक गामक अवस्था कब से कब तक होती है। तो जीन पियाजे के अनुसार यह अवस्था बताई गई है जन्म से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक देखने, पहुंचने, पकड़ने, चूसने आदि की स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। यानी कि यहाँ पर जीन पियाजे इस बात को बताते हैं कि ये जो अवस्था है जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है, इस अवस्था में बालक कौन कौन सी क्रियाएं करता है, तो वो क्रियाएं हैं कि देखना, वस्तु को पकड़ना, वहां तक पहुंचना, चाहे वो घिसट घिसट के हो या घुटनों के बल चलकर हो या पलट करके हो, किसी प्रकार से हो वस्तु तक पहुंचना और उसको पकड़ना, पकड़ करके उसको अपने मुंह में देना, ये पूरी की पूरी जो प्रक्रियाएं हैं एक प्रकार से मैच्योरिटी के आधार पर होती हैं और इनको यहाँ पर नाम दिया गया है स्वतः सहज क्रियाएं। और इसी के आधार पर वह क्रियाओं को करना सीखता है। इसके अलावा जन्म के समय बालक में देखने, छूने, पकड़ने तथा चूसने की क्षमताएं निहित होती हैं। आगे बताते हैं जीन पियाजे कि संवेगात्मक गामक अवस्था के दौरान शिशु असहाय जीवधारी से गतिशील, अर्धभाषी तथा सामाजिक दृष्टि से
चतुर व्यक्ति बन जाता है। यानी कि जो ये अवस्था होती है उस अवस्था में बालक जो है वह निसहाय होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती चली जाती है वह गतिशील हो जाता है। अर्धभाषी, अर्धभाषी से मतलब यह है कि वह जो आसपास की एनवायरनमेंट की जो वस्तुएं हैं उनको पहचानता भी है, अपनी मम्मी और पापा को पहचानना शुरू कर देता है और उनको माँ मामा पापा पापा इस प्रकार से कुछ शब्दों के माध्यम से उनको संबोधित भी करना शुरू कर देता है तथा सामाजिक दृष्टि से वह चतुर बालक या व्यक्ति बन जाता है। यानी कि यहाँ पे बाल व्यक्ति तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे बालक कहेंगे कि वह छोटा शिशु जो होता है वह वस्तु को प्राप्त करने के लिए चतुराई का प्रयोग करता है। इसके अलावा लगभग 1.5 वर्ष की आयु में बालक कुछ करने से पहले सोचना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पे जब वह 1.5 या 2 वर्ष की अवस्था में आता है, जिन प्याजे के अनुसार यह अवस्था बताई गई है 1.5 वर्ष की, कि जब वह बालक 1.5 वर्ष की अवस्था में आता है तो वह कोई भी क्रिया करने से पहले कुछ विचार करता है, सोचता है और पहले वह अनुकरण करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, बाद में वे अपनी अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। पहले तो वह अनुकरण करेगा, केवल जो उसके सामने भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जो उसके सामने शब्द बोले जा रहे हैं उसका वह अनुकरण करता है, लेकिन बाद में जब वह 2 वर्ष की अवस्था में आता है तो वह अपने आप भी कुछ शब्दों का प्रयोग करना सीख लेता है। दूसरी अवस्था आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो यह अवस्था जीन पियाजे के अनुसार 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था तक चलती है और इस अवस्था में संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव होता है। यानी कि इस अवस्था में आकर के बालक कुछ जो संकेत या चिन्ह या प्रतीक होते हैं उनको समझना शुरू कर देता है और इस अवस्था को जीन पियाजे के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। तो ये 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला है पूर्व प्रत्ययात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 से 4 वर्ष तक की होती है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो पूर्व प्रत्ययात्मक अवस्था होती है उसको जीन पियाजे ने खोज की अवस्था कहा है और उस अवस्था में जो शिशु या बालक होता है वह बड़ों का अनुकरण करना सीख लेता है या उसके अंदर बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। इसके अलावा इस अवस्था में बालक भाषा सीखना है, जो भाषा उसके सामने बोल जाती है उसको सीखता है, उसका अनुकरण करता है, नए भाषा शब्दों का प्रयोग करता है या अपने आसपास के एनवायरनमेंट में वह जिन शब्दों का प्रयोग होते हुए देखता है उसको वैसा ही बोलने का प्रयास करता है। इसीलिए जीन पियाजे मानते हैं इस बात को कि इस अवस्था में यानी कि 2 वर्ष से लेकर के 4 वर्ष की जो अवस्था होती है, 2 वर्ष से लेकर के 4 वर्ष की जो अवस्था होती है उस अवस्था में भाषा विकास का विशेष महत्व होता है। 2 वर्ष की अवस्था का जो बालक होता है वह लगभग 272 शब्दों को समझ लेता है। इसके अलावा दूसरी जो अवस्था उन्होंने बताई अंतर्बोध अवस्था, यह अवस्था 4 से 7 वर्ष तक होती है। यानी कि जो इसकी अवधि है वो 4 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष की है और इस अवस्था से तात्पर्य बिना किसी तर्क के बात या वस्तु का मस्तिष्क के द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेने से। यानी कि कोई भी बात उसके सामने कही गई बालक के सामने उसको बिना किसी तर्क या वितर्क के वह उसको स्वीकार कर लेता है, इसमें ना नुकर वह नहीं करता। तो इस अवस्था को यहाँ पर कहा गया है अंतर्बोध की अवस्था और इस अवस्था की एक मुख्य विशेषता यह है संरक्षण का सिद्धांत, जो कि संरक्षण का सिद्धांत जिसको इंग्लिश में थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन कहा जाता है, जिसको मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि जहां पर व्यक्ति या बालक बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार या वस्तु जो एनवायरनमेंट में उपस्थित है उसका आकार, उसका रंग, उसका रूप, और जब वह परिवर्तित हो जाती है तो परिवर्तित वस्तु का आकार, उसका रंग, उसका रूप, उन दोनों को समझना, उनके अंदर समानता स्थापित करना और उनके अंदर अंतर स्थापित करना, जब यह सीख लेता है तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है संरक्षण का सिद्धांत। इसके अलावा जीन पियाजे के अनुसार तार्किक क्रियाओं के लिए संरक्षण का ज्ञान आवश्यक होता है। यानी कि जब बालक किन्हीं 2 वस्तुओं में समानता और किन्हीं 2 वस्तुओं में अंतर करना सीख लेता है और वस्तु के रूप, रंग और आकार को समझ लेता है, पहचान लेता है, तो जब वह पहचान लेता है तो उसके प्रति वह तार्किक क्रिया भी करना प्रारंभ कर देता है। यानी कि उससे पहले उसके अंदर लॉजिक की क्षमता विकसित नहीं होती,
जब तक वह दो वस्तुओं के अंदर अंतर या समानता करना ना सीख ले। तो इसी को यहाँ पे संरक्षण का सिद्धांत कहा गया है। इसे दोबारा समझ लीजिएगा कि जरूरी है आपके लिए कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का आकार क्या है, उसका रूप क्या है, उसका रंग क्या है, उसको पहचानना, उसको समझना। और जब उस वस्तु में हम परिवर्तन ले आते हैं, उसके आकार को बदल देते हैं, उसके रंग को बदल देते हैं, तो उस बदली हुई वस्तु के आकार को भी ग्रहण करना, उसको पहचानना और उसके रंग रूप को भी पहचानना और समझना, इसी को यहां पर संरक्षण का नाम दिया गया है। आगे देखिएगा कि संरक्षण के ज्ञान के लिए विलोमता तथा तार्किक गुणितता नामक दो पूर्व योग्यताएं आवश्यक होती हैं। यहाँ पे विलोमता से क्या तात्पर्य है, देखिए जीन पियाजे क्या कहते हैं इसके बारे में कि किसी वस्तु को मन ही मन में उसके पूर्व आकार या अवस्था में देखने से है। यानी कि जो वस्तु है उसका पूर्व आकार क्या है, उसको पहचानना और उसको समझना। और जब वस्तु में कोई परिवर्तन आ जाए तो परिवर्तित वस्तु को भी अपने मन ही मन में उसको पहचानना और उसको समझना, यानी कि दोनों चीजों में समानता और दोनों चीजों में अंतर महसूस करना, इसी को यहाँ पे विलोमता के रूप में प्रकट किया जाता है। इसके अलावा तार्किक गुणितता से तात्पर्य दो या दो से अधिक विमाओं या विशेषताओं पर एक साथ ध्यान देने से है। यानी कि किन्हीं दो बिंदुओं पर या दो घटनाओं पर, दो प्रक्रियाओं पर एक साथ विचार करना, चिंतन करना, उसको यहाँ पर तार्किक गुणितता का नाम दिया गया है। इसके अलावा ये दोनों योग्यताएं बालक में संरक्षण का सिद्धांत समझने की योग्य बनाती हैं। यानी कि बालक को संरक्षण के सिद्धांत को समझने की योग्य बनाती है जब बालक विलोमता को सीख लेता है और तार्किक गुणित सीख लेता है। इसके अलावा इसमें उसका यानी कि इसके माध्यम से बालकों में तार्किक चिंतन जो है वो प्रभावशाली हो जाता है। तीसरी अवस्था आती है जिसको नाम दिया गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको जीन पियाजे ने कहा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था जीन पियाजे के अनुसार 7 वर्ष से प्रारंभ होती है और 12 वर्ष की अवस्था तक चलती है। इस संबंध में जीन पियाजे क्या कहते हैं कि बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में अनेक तार्किक संक्रियाएं करने लगता है। जीन पियाजे इस बात को कहते हैं कि बालक जो है, जो मूर्त वस्तुएं होती हैं, मूर्त वस्तु से मतलब यह है कि जो प्रत्यक्ष होती हैं, जो उसको दिखाई देती हैं, उन वस्तुओं के बारे में वह तार्किक संक्रियाएं करने लगता है। यानी कि उसके मस्तिष्क में वस्तु को देख करके एक, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि मानसिक संक्रिया उसके मस्तिष्क में होने लगती है, तो वह वस्तु को जानना, समझना और उसके संबंध में तर्क करना सीख लेता है। और उसमें जीन पियाजे के अनुसार कि मापने, तोलने, गिनने की योग्यता विकसित हो जाती है तथा उसमें तुलना करने का गुण भी विकसित होने लगता है। यहाँ पे ये सब बिंदु इस प्रकार के हैं कि एग्जाम में इसी से संबंधित आते हैं कि कौन सी अवस्था में बालक कौन सी क्रिया करता है। तो यहाँ पे सब मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, इनको आज समझिएगा कि जो तीसरी अवस्था है उसमें बालक क्या करता है कि मापने की योग्यता, तोलने की योग्यता, गिनने की योग्यता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है तथा इसी अवस्था में बालक के अंदर तुलना करने का गुण भी विकसित होता है। इसके अलावा इस अवस्था के दौरान बालक 3 गुणात्मक योग्यताओं में निपुणता प्राप्त कर लेता है। ये 3 गुणात्मक योग्यताएं जो आपके सामने यहाँ पे अभी आई हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो बिंदु है वो देखिए समझिएगा कि विचारों की विलोमता, यानी कि विचारों को आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में समझने की योग्यता बालक के अपने अंदर विकसित कर लेता है। इसके अलावा संरक्षण का सिद्धांत जो कि कुछ देर पहले बताया उसको विकसित कर लेता है और साथ साथ क्रमबद्धता तथा पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग करने की योग्यता बालक अपने अंदर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित कर लेता है। इस अवस्था में विकसित होने वाली तीसरी महत्वपूर्ण ज्ञानात्मक क्षमता बालकों के द्वारा क्रमबद्धता तथा अंशपूर्ण प्रत्ययों का प्रयोग करने की है। जहां पे बालक वस्तुओं को क्रमबद्ध रूप से रखना सीख लेता है, जैसे फलों को फलों के साथ में, सब्जियों को सब्जियों के साथ में, या कोई ड्राई फ्रूट होता है उसको उसके साथ में। इस प्रकार से वह क्रमबद्ध भी कर लेता है और साथ साथ उनका वर्गीकरण करना भी सीख लेता है। इसके अलावा जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो काउंटिंग होती है उनको डिसेंडिंग और असेंडिंग क्रम में वह बोलना और लिखना सीख लेता है। इसके अलावा क्रमबद्धता से तात्पर्य, यहाँ पे अलग अलग बिंदुओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है आपके लिए, ये समझिएगा यहाँ पे कि क्रमबद्धता से तात्पर्य विभिन्न वस्तुओं को उनकी किसी विशेषता जैसे भार, आकार
आदि की दृष्टि से क्रमबद्ध करने से है। यह वस्तुओं को छोटी से बड़ी या बड़े से छोटे के क्रम में रखने की या व्यवस्थित करने की योग्यता। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि वस्तुओं का वर्गीकरण करना, घटनाओं का या क्रियाओं का वर्गीकरण करना, चाहे वो खासतौर से वो जो कि मूर्त रूप में होती है, जो प्रत्यक्ष होती हैं, तो वहां पर के भार के आधार पर, लंबाई के आधार पर, रंग के आधार पर, आकार के आधार पर, रूप के आधार पर, यानी किसी भी आधार पर उसको वर्गीकृत करने की क्षमता बालक अपने अंदर यहाँ पर विकसित कर लेता है। आगे देखिएगा कि इस अवस्था में बालक एक साथ अंश तथा पूर्ण के संबंध में भी विचार करना प्रारंभ कर देता है। और इस अवस्था में जीन पियाजे के अनुसार बालकों में आत्म केंद्रित प्रवृत्ति कम होने लगती है, यानी कि जो कि आत्म केंद्रित प्रवृत्ति बालक के अंदर जन्म के समय थी, जहां पर वह केवल अपने बारे में सोचता था, यहाँ पर मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में बालक आत्म केंद्रित की अपेक्षा धीरे धीरे वह वस्तु केंद्रित प्रवृत्ति की तरफ को बढ़ने लगता है, यानी कि आत्म केंद्रितता का जो गुण है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और वस्तुनिष्ठता का गुण जो है उसके अंदर विकसित होने लगता है। और बालक अपने बाह्य जगत को अधिक महत्व देना प्रारंभ कर देता है। जैसे उसके अंदर सामाजिक विकास होता है, वह आस पड़ोस के बच्चों के साथ में, स्कूल के बच्चों के साथ में और अपने रिश्तेदार के बच्चों के साथ में वह खेलना कूदना प्रारंभ कर लेता है। इसके अलावा चौथी अवस्था आती है जो कि जीन पियाजे ने बताई है, वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें पहला बिंदु जीन पियाजे के अनुसार है कि संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जो लगभग 12 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होती है और आगे तक चलती रहती है। इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित कर लेता है। पहले वाली अवस्था में मूर्त चिंतन की योग्यता बालक के अंदर विकसित होती है, जबकि यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बालक के अंदर अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित होने लगती है और वह अपने कार्यों में अमूर्त तत्वों, संकेतों, चिन्हों, प्रतीकों आदि का प्रयोग बहुतायत में, यानी कि अधिकतर इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग या संकेतों का प्रयोग या तत्वों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। इसके अलावा उसका चिंतन अतार्किकता से तार्किकता की ओर बढ़ने लगता है। उसकी मानसिक संक्रियाएं पहले की तुलना में अधिक सशक्त और तीक्ष्ण हो जाती हैं और उसमें किसी वस्तु, प्रसंग तथा विचार के संदर्भ में निष्कर्ष निकालने, उसकी व्याख्या करने तथा उसके संबंध में या समस्या का समाधान करने के लिए वह अपने मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाओं या समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न प्रकार के हल अपने मस्तिष्क में सोचना शुरू करता है। इसी को यहाँ पर कहते हैं कि बालक इस अवस्था में आकर के यथार्थ ढंग से चिंतन करने की योग्यता अपने अंतर विकसित कर लेता है और इस अवस्था में बालकों का कुल बौद्धिक संगठन अधिक क्रमबद्ध हो जाता है, यानी कि यहाँ पर आकर के बालक का जो चिंतन है वो पहले की अपेक्षा और अधिक क्रमबद्ध और व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ हो जाता है। इसके अलावा कि वे नैतिक, यानी जो बालक है वो यहाँ पर आकर के नैतिक विचारों का आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन करने लगते हैं, यानी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या यथार्थ है, क्या अयथार्थ है, यानी कि इन सब बिंदुओं पर बालक जो है आलोचनात्मक ढंग से सोचना और चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। इसके अलावा उसमें स्वयं आलोचक की योग्यता भी विकसित हो जाती है, यानी कि दूसरों के द्वारा कही गई बात और अपने द्वारा कही गई बात, इन बातों में वह मूल्यांकन करना या उनका विश्लेषण करना सीख लेता है। इसके अलावा इस अवस्था में बालकों का अधिगम केवल प्रयत्न एवं त्रुटि, यानी कि ट्रायल एंड एरर पर ही निर्भर नहीं होता, बल्कि उसमें सूझ द्वारा अधिगम करना भी आ जाता है, यानी कि केवल ट्रायल एरर के माध्यम से ही नहीं सीखता, केवल अभ्यास के माध्यम से ही नहीं सीखता, बल्कि बालक इस अवस्था में सूझ और अंतर्दृष्टि के माध्यम से भी सीखने लगता है। अर्थात सीखते समय वह क्रियाओं को और घटनाओं को समझना और उनके प्रति आलोचनात्मक और तार्किक मूल्यांकन करना सीख लेता है। तो यहां पर मैंने आपके सामने जीन पियाजे का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास आपको जरूर पसंद आएगा। तो यहाँ पर जो भी बुद्धि से संबंधित और इसके अलावा
जो अलग अलग कंसेप्ट, चाहे वो भाषा का विकास हो, मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, जो कि खास तौर से यूपी टेट और सी टेट की परीक्षाओं में, और यही नहीं बल्कि अलग अलग जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, और जो अलग अलग वीडियोज मैंने बनाई हैं वो सब आपके लिए जरूरी हैं। आप उनको देखिएगा, उनको समझिएगा और पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसी शुभकामनाएं और ऐसा आशीर्वाद मेरा आप लोगों के साथ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से जब आप वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।